आज हमारे पास नेपोलियन हिल के मास्टर कोर्स से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है ना। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना है। नेपोलियन हिल का ये दर्शन हमें एक ब्लूप्रिंट देता है। एक नक्शा। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि अपने विचारों की नींव से लेकर सफलता की एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी की जाए। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जानना जरूरी है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं है। असल में इसकी बुनियाद कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। हाँ, ये अपने मन की इंजीनियरिंग करने के बारे में है, ताकि आप जो भी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो। करियर हो, रिश्ते हो, बिल्कुल। या मन की शांति हो, उसे हासिल कर सकें। इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि ये एक शक्ति है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। और वो है हमारे अपने विचार। और बाकी सब कुछ वहीं से शुरू होता है। वहीं से। चलिए तो फिर इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे अहम हिस्सा देखते हैं। नींव की बात करते हैं। इन दस्तावेजों में एक तीसरे आधार या द थर्ड प्रेमिस का जिक्र बार बार आता है। द थर्ड प्रेमिस। हाँ, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। आखिर ये है क्या? इसे ऐसे सोचें कि आपका जो अवचेतन मन है वो एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम है। जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स का? बिल्कुल वैसा ही। आप इसे जो भी बार बार दिखाते हैं, वही एक खास विचार, वही एक लक्ष्य, वही एक मजबूत इच्छा, एल्गोरिदम उसे आपकी पसंद मान लेता है और फिर उसी से जुड़ी चीजें दिखाना शुरू कर देता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ चीजों का मतलब है अवसर, सही लोग और वो आइडियाज जो उस लक्ष्य को हकीकत बनाने में मदद करें। ये कोई जादू नहीं है। ये मानसिक फोकस का विज्ञान है। सही कहा। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, आपका दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत कुछ द सीक्रेट या सिर्फ सकारात्मक सोच जैसा लगता है कि बस सोचते रहो और सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। तो इस दर्शन में ऐसा क्या अलग है जो इसे सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से रोकता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और यही वो फर्क है जो इस दर्शन को बाकियों से अलग करता है। अच्छा। हिल इसे प्रयुक्त विश्वास या अप्लाइड फेथ कहते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी लाइन है, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है? मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है? काफी नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, आपको ऐसे काम भी करने होंगे जैसे कि आप वो लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। मतलब अपनी आदतें बदलना, अपनी दिनचर्या बदलना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है। कोई उदाहरण चाहिए? हाँ बताइए। मान लीजिए कोई एक सफल लेखक बनना चाहता है, तो उसे सिर्फ ये विश्वास नहीं करना है कि मैं एक लेखक हूं। उसे हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 1000 शब्द लिखने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक बेस्ट सेलिंग लेखक करता है। अच्छा। उसे रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक स्थापित लेखक रहता है। ये आपके व्यवहार को आपकी मनचाही पहचान से मिलाना है, भले ही नतीजा अभी बहुत दूर हो। हाँ। दस्तावेजों में अर्ल नाइटिंगेल की कहानी है। उन्होंने इस दर्शन को समझा और 1 हफ्ते में अपना वेतन दोगुना कर लिया। और फिर से दोगुना किया। और फिर से दोगुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी दोगुना मूल्य का करना शुरू कर दिया था। यह एक और दिलचस्प बात है, ये विचार के हमारे विचार हमसे पहले किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कोई सिग्नल हो। हाँ। दस्तावेजों में एक बैंक वाले की मिसाल दी गई है, वो काफी मजेदार है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है और हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। मान लीजिए आपको $1000 की सख्त जरूरत है और आप घबराए हुए बैंक जाते हैं। ठीक है। आप लोन ऑफिसर के सामने बैठते हैं और आपके कुछ कहने से पहले ही वो आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी को भांप लेता है। मतलब आपके हाव भाव से? आपके चेहरे और हाव भाव से आपके मन में चल रहा डर प्रसारित हो रहा है। नतीजा, आपको लोन नहीं मिलता। क्योंकि आपके विचारों ने पहले ही आपकी नाकामी का सिग्नल भेज दिया था। बिल्कुल। मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। मैं एक प्रेजेंटेशन देने गई थी और मैं अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी। मुझे लगता है कि प्रोफेसर ने मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे चेहरे पर F ग्रेड देख लिया था। सही बात है। तो अगर एक अकेले इंसान के विचार इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो सोचिए जब कई दिमाग एक साथ मिल जाएं तो क्या हो सकता है। हाँ, यहीं से शायद मास्टरमाइंड गठबंधन का विचार आता है। बिल्कुल। देखिए बात कैसे एक दूसरे से जुड़ती है। अगर आपके अकेले के विचार इतनी ताकत रखते हैं, तो अब सोचिए क्या होता है जब आप इस ताकत को दूसरों के साथ मिला देते हैं। तो यहीं पर मास्टरमाइंड का विचार आता है। हाँ, जो शायद इस पूरी फिलॉसफी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।
एक मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को एक कमरे में इकट्ठा करना नहीं है। तो फिर इसका असली जादू क्या है? मतलब टीम वर्क तो हम सब जानते हैं, ये उससे अलग कैसे हैं? इसका असली जादू साइकोलॉजी में है। जब आप एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह समर्पित लोगों के साथ होते हैं तो ये सिर्फ दिमागी शक्ति को नहीं बढ़ाता, तो फिर ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल बनाता है, एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट। अच्छा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल। हाँ, आपको अंदर से पता होता है कि अगर आप गिरेंगे तो कोई आपको संभालने वाला है, अगर आप कोई गलती करेंगे तो कोई उस पर हंसने की बजाय उसे सुधारने में मदद करेगा। और इस सुरक्षा की भावना से आप बड़े जोखिम लेने से नहीं डरते? बिल्कुल, आप ऐसे आइडियाज पर काम करने की हिम्मत करते हैं जिन पर अकेले शायद कभी न करते। यही वो गुप्त सॉस है जिसे एंड्रू कार्नेगी ने इस्तेमाल किया। हाँ, कार्नेगी का उदाहरण तो कमाल का है। उनकी टीम में 20 से ज्यादा विशेषज्ञ थे और वो खुद स्टील बनाने के बारे में शायद उनमें से सबसे कम जानते थे। सही कहा, कार्नेगी का काम स्टील बनाना नहीं था, उनका काम था उन 20 ब्रिलियंट दिमागों को एक साथ एक दिशा में बिना किसी टकराव के काम करने के लिए प्रेरित करना। एक कंडक्टर की तरह। बिल्कुल एक कंडक्टर की तरह जो अलग अलग साज बजाने वालों से एक खूबसूरत धुन तैयार करवाता है। यही नहीं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने महामंदी के समय देश को बचाने के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को एक साथ लाकर एक मास्टरमाइंड बनाया था। हाँ, ये सिद्धांत हर स्तर पर काम करता है। और ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों या राष्ट्रपतियों के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर भी ये उतना ही लागू होता है। दस्तावेज कहते हैं कि सफलता काफी हद तक दूसरों के सहयोग से ही मिलती है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, हम अक्सर सफलता को एक अकेली लड़ाई मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी अकेले सफल नहीं होता। चाहे वो परिवार का साथ हो, दोस्तों का प्रोत्साहन हो, या सहकर्मियों का सहयोग। इसलिए दस्तावेज सलाह देते हैं कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए फिर से कोशिश करें, भले ही इसके लिए अपनी कुछ कमजोरियों को मानना पड़े या थोड़ा झुकना पड़े। बिल्कुल, अक्सर हमारा अहंकार हमें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन सामंजस्यपूर्ण रिश्ते सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होते हैं। ठीक है, तो हमने मन की शक्ति की बात की और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की भी। अब एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कौन सा? खासकर आज की दुनिया में। ये है अतिरिक्त मील चलने का सिद्धांत। मतलब आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा और बेहतर काम करें। मैं सिद्धांत का सम्मान करता हूं, लेकिन आज के कॉर्पोरेट जगत में ये खतरनाक सलाह भी हो सकती है। बहुत सोच सकता है, ये तो बिना ज्यादा पैसे दिए ही ज्यादा काम करने को तैयार है। सही है। एक व्यक्ति अतिरिक्त मील और अपने शोषण के बीच की रेखा कैसे तय करे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर बात करना जरूरी है। ये सिद्धांत आंख बंद करके ज्यादा घंटे काम करने या शोषण करवाने के लिए नहीं है। तो फिर इसका आधार क्या है? इसका आधार प्रकृति से लिया गया है। प्रकृति हमेशा जरूरत से ज्यादा पैदा करती है। एक पेड़ पर हजारों फूल खिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फल बनते हैं। समुद्र में अरबों मछलियां होती हैं। हाँ, ये अतिरिक्त उत्पादन एक तरह का बीमा है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति उम्मीद से ज्यादा और बेहतर सेवा देता है तो वो अपने लिए एक प्रतिष्ठा और सद्भावना का बीमा तैयार कर रहा होता है। इसका फायदा तुरंत नहीं मिलता। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है अपनी प्रतिष्ठा में। अपनी प्रतिष्ठा में, बिल्कुल। दस्तावेजों में किसान का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। किसान बीज बोता है और उसे इंतजार करना पड़ता है। वो कटाई से पहले ही सारी मेहनत करता है, जमीन साफ करना, जुताई करना, बाड़ लगाना। वो प्रकृति को पहले मूल्य देता है। हाँ, और फिर फसल के रूप में कई गुना वापस पाने की उम्मीद करता है। अतिरिक्त मील चलने का इनाम भी तुरंत नहीं मिलता, ये धैर्य की परीक्षा है। आप एक ऐसी प्रतिष्ठा बना रहे होते हैं कि लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। बिल्कुल, आपको अवसर देने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप हमेशा उम्मीद से बेहतर काम करेंगे। और नेपोलियन हिल ने खुद अपनी जिंदगी में से अपनाया था। हाँ, और वो भी चरम स्तर पर। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी के लिए 20 साल तक बिना किसी वेतन के काम किया। 20 साल तक बिना वेतन के? हाँ, सिर्फ दुनिया के सबसे सफल लोगों के सफलता के सिद्धांत को समझने के लिए। इस दौरान उन्हें परिवार और दोस्तों के ताने सहने पड़े। लोगों ने उन्हें पागल कहा। लेकिन वो एक अदृश्य संपत्ति जमा कर रहे थे। ज्ञान, अनुभव और संपर्क। एक समय आया जब वो खुद इतने सक्षम हो गए कि उन्हें कार्नेगी के परिचय पत्र या पैसे की जरूरत नहीं रही। उन्होंने जो अतिरिक्त मील चले थे उसने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया था। बिल्कुल, ये सिद्धांत शोषण के बारे में नहीं बल्कि खुद को अपरिहार्य बनाने के बारे में है। इररिप्लेसेबल। ये सब बड़े बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन जब किसी का दिन खराब चल रहा हो,
जब कोई निराश या हताश महसूस कर रहा हो, हाँ, तब इन सिद्धांतों को कैसे याद रखें? इन दस्तावेजों में मन के व्यावहारिक प्रबंधन के लिए भी कुछ सलाह दी गई है। हाँ, और वो बहुत काम की हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मन एक ही समय में एक ही जगह पर नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधेरा। बिल्कुल, थोड़ी सी भी नकारात्मकता, शक या डर आपकी किसी भी योजना या प्रार्थना की शक्ति को खत्म कर सकता है। मन या तो रचनात्मक हो सकता है या विनाशकारी, दोनों एक साथ नहीं। मुझे ये मानसिक विंडो शॉपिंग वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, जब कोई निराश हो तो उसके लिए एक खास अभ्यास बताया गया है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? जब आप दुखी हो तो उन चीजों के बारे में सोचने से और बुरा नहीं लगेगा जो आपके पास नहीं है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक चतुर मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। वो क्या है? सलाह ये है, एक कागज लें और उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हैं। वह सिर्फ लिखे नहीं, उनका विस्तार से वर्णन करें। हाँ, आप कैसा घर चाहते हैं, वो कहाँ होगा, उसमें फर्नीचर कैसा होगा, आपके पास कितनी बचत होगी। इसे मानसिक विंडो शॉपिंग कहा गया है। अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो समस्या मोड से हटकर रचनात्मक योजना मोड में आ जाए। आप मेरे पास क्या नहीं है कि भावना से निकलकर मुझे क्या बनाना है कि सोच में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये तुरंत आपके मन की स्थिति को बदल देता है। ये हताशा से आशा की ओर एक स्विच दबाने जैसा है। और एक और आदत जिस पर बहुत जोर दिया गया वो है आत्मविश्लेषण। हाँ, रोज खुद का विश्लेषण करना। हर दिन। हाँ, हर दिन सोने से पहले खुद का विश्लेषण करना, ताकि अपनी कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें सुधारा जा सके। ये खुद के प्रति ईमानदार होने की एक प्रक्रिया है। इसमें एंड्रू कार्नेगी की वो कहानी बहुत अच्छी है। हाँ, जहां उनका एक सचिव बहुत बिगड़ैल और बदतमीज था। कार्नेगी उसे निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चतुराई से उसे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि वो उसमें एक महान लीडर बनने की क्षमता देखती हैं, बस उसे अपनी कुछ छोटी मोटी कमियों पर काम करना होगा। तो उन्होंने उसे आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित किया। हाँ, उस एक पत्र ने उस सचिव की जिंदगी बदल दी और वो कार्नेगी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गया। ये दिखाता है कि आत्मविश्लेषण सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने जो भी बातें की, अगर उसे समेटें तो लगता है कि हम जिस सफलता की इमारत की बात कर रहे थे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे अपने दिमाग के अंदर है। हाँ, नींव हमारे विचारों और विश्वास की है, दीवारें हमारे रिश्तों और मास्टरमाइंड से बनती हैं। और उस पर जो मेहनत की जाती है वो है अतिरिक्त मील चलना। बिल्कुल। ये परिस्थितियों का शिकार बनने, जैसे हवा में एक सूखा पत्ता इधर उधर उड़ता रहता है, से हटकर अपने भाग्य का आर्किटेक्ट बनने की यात्रा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शक्ति, ये ब्लूप्रिंट हम सबके भीतर पहले से ही मौजूद है। हाँ, बस उसे समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में एक जगह उल्लेख है कि नेपोलियन हिल ने जिन भी अमीर लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि उनमें से कई लोगों के पास अपार धन तो था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। हाँ, मन की शांति नहीं थी। तो सोचने वाली बात यह है, जब कोई अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य तय करे तो वो अभी से ऐसे कौन से कदम उठा सकता है ताकि जब वो उस लक्ष्य को हासिल करे तो उसे केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन और मन की शांति भी मिले।